वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि हमने जो अपना आईपी में प्रोजेक्ट बनाना है उस प्रोजेक्ट को हमने कैसे प्रोसीड करना है और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मतलब किस तरह से हमने उसको डिजाइन करना है, कैसे बनाना है, उसके बारे में हम कुछ सीखेंगे। ठीक है जी। सबसे पहला जो हमने आज बात समझनी है वो है, पहला टॉपिक जो है दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डेटा बिटवीन पांडास एंड मायोस्क्वेल। ठीक है, तो भाई ये क्या है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डेटा बिटवीन पांडास एंड मायोस्क्वेल। तो चलिए पहले जरा इसको कुछ समझते हैं, देन इसके बाद आगे इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मैं ये एमएस पेंट ओपन कर देता हूं। ठीक है जी। अब देखो क्या होता है हमारे पास कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैं एक रियल वर्ल्ड का पहले एक एग्जांपल उठाता हूं। ठीक है, मान लो आपका एक बैंक में अकाउंट है। ठीक है, आप जब सपोज मान लीजिए उस बैंक में अपना कुछ अमाउंट जमा करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो जी आपने एक स्लिप भरी और वहां पे काउंटर में जो बंदा बैठा होता है सिस्टम के आगे, उसको जाके स्लिप पकड़ाते हैं, अमाउंट पकड़ाते हैं। वो क्या करता है, उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक फॉर्म आता है और उस फॉर्म में वो आपका अकाउंट नंबर भरता है और जैसे एंटर मारता है आपके अकाउंट की सारी डिटेल उसके सामने आ जाती है कि भाई आपके अकाउंट में कितना फंड अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने जितना अमाउंट जमा कराना है वो बेसिकली वो एंट्री करता है और सबमिट बटन दबाता है, तो ऑब्वियसली आपके अकाउंट में उतना अमाउंट ऐड हो जाता है। ठीक है, कल को सपोज आप अपने अकाउंट से पैसा निकालने के लिए अगर जा रहे हैं तो क्या होता है भैया, आप गए, आपने सपोज मान लीजिए चेक काट के दिया, तो सबसे पहले वही सिस्टम पे वो क्या करेगा, आपका अकाउंट नंबर डालेगा, एंटर मारेगा और उसके पास आपके अकाउंट की डिटेल आ जाएगी। तो पहले वो ये चेक करेगा कि भैया जितना अमाउंट आप निकालने चाहते हैं अपने अकाउंट में से उतना अमाउंट आपके अकाउंट में है भी या नहीं है। ठीक है जी। तो जब उसके सामने आपके बैलेंस फंड के बारे में पता लगता है उसको कि आपके अकाउंट में इतना अमाउंट पड़ा हुआ है, फिर उसके साथ कंपेयर करने के बाद ही वो आपको अमाउंट विड्रॉ करने का ऑप्शन देता है। ठीक है जी। अच्छा अब सोचो कि यार उसके पास कैसे जानकारी आ गई उस बंदे के पास बैठे बिठाए कि भाई मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। ठीक है जी, भाई वो क्या कर रहा है, वो तो सिस्टम पे मेरा अकाउंट नंबर लिख रहा है और एंटर मार रहा है और उस फॉर्म में मेरी सारी डिटेल आ जा रही है सामने कि भाई मेरा नाम क्या है, मेरा एड्रेस क्या है और मेरे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिटेल कहीं ना कहीं पे तो स्टोर हुई होगी, तभी तो वो वहां से डिटेल वहीं से इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। तो यहां पे ना हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें आ गई। एक हो गया हमारे पास बैकएंड, ठीक है, जहां पे आपका सारा डेटा स्टोर है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई यहां पे फ्रंट एंड। ठीक है जी, जो बेसिकली उस बैंक में बैठे हुए बंदे के सामने जो स्क्रीन नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड एज द फ्रंट एंड। और उसको बेसिकली डेटा कहां से मिल रहा है, सारा का सारा अकाउंट नंबर डालने पर उसको अकाउंट की डिटेल्स कहां से मिल रही है, वो बैकएंड से उसको डिटेल मिल रही है सारी। ठीक है, नाउ अब हमें अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या चीज देखनी है। आप लोगों ने पाइथन के अंदर एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था पांडास। पांडास के अंडर हम लोगों ने दो ऑप्शन पढ़े थे डेटा को स्टोर करने के लिए। एक था हमारे पास सीरीज और दूसरा था हमारे पास डेटा फ्रेम। ठीक है, तो हमें ये पता था जब भी हमें टैबुलर वे में डेटा को मैनेज करना है तो ऑब्वियसली हम डेटा फ्रेम को यूज करेंगे। ठीक है, पांडास के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट सा हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा वो था डेटा फ्रेम का। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब होता क्या है कि मैंने जैसे अभी बात करी कि भैया हर सॉफ्टवेयर में डेटा कहीं ना कहीं पे स्टोर होता है। तो आप लोगों को जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसके अंदर या तो आप अपना डेटा CSV फाइल के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, यानी कि आपने एक CSV फाइल बना ली और उसमें सारा डेटा स्टोर करने का काम करेंगे, या आप MySQL जो है उसके अंदर आप अपना डेटाबेस बना के डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे आप CSV फाइल में डेटा स्टोर कर रहे हैं, MySQL में डेटा स्टोर कर रहे हैं, अब होगा क्या, आपको करना क्या पड़ेगा, अपना डेटा CSV फाइल में है या MySQL में, जहां कहीं भी है वहां से डेटा फ्रेम के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है जी, और फिर जब आपका डेटा इस डेटा फ्रेम में आ जाएगा तो फिर उसके बाद आप उस डेटा की मैनिपुलेशन करिए और मैनिपुलेशन करने के बाद जो भी काम है
सारा काम करने के बाद वो डेटा फ्रेम का डेटा वापस MySQL में, या अगर मैं CSV फाइल की बात कर रहा हूं तो वापस उसको CSV फाइल में डलवा दीजिए। अब इस चीज को करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे हम सपोज मान लो क्या होता है कि मेरे पास MySQL के अंदर एक टेबल बना हुआ है और उस टेबल का नाम है T1, ठीक है। इस टेबल के अंदर मान लो मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है, जैसे सपोज मान लो A और इसके हैं 50 पॉइंट्स, B एक पर्सन है, मान लो B टीम है, इसके हैं 45 पॉइंट्स, और एक C टीम है, मान लो इसके हैं 35 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये डेटा मान लो मेरे इस टेबल के अंदर अवेलेबल है। ये टेबल कहां पे मौजूद है? ये मेरा MySQL के अंदर एक T1 नाम से टेबल अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, ये टेबल MySQL के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई सबसे पहले मैं इस टेबल का डेटा, अब मान लो मुझे जो भी काम करना है वो इस टेबल के ऊपर ही करना है, तो अब मेरे प्रोजेक्ट में क्या होगा कि सबसे पहले इस MySQL के अंदर जो डेटा है वो मैं पाइथन पांडास में ट्रांसफर करूंगा, और वो डेटा पाइथन पांडास किस में जाके स्टोर कर देगा? वो डेटा फ्रेम जो मेरा बना हुआ है उसमें स्टोर कर देगा। यानी कि पाइथन पांडास के अंदर जो डेटा फ्रेम ऑप्शन है इसका इस्तेमाल करूंगा मैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो अब क्या होगा, MySQL का डेटा कहां जा रहा है? पांडास के पास, और पांडास उस डेटा को किसमें स्टोर कर रहा है? वो स्टोर कर रहा है डेटा फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो हुआ क्या कि पहले फर्स्ट स्टेप इज दैट कि भाई अब यहां पे हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या करा हमने? MySQL का डेटा डेटा फ्रेम में डलवाया, ठीक है। तो जब डेटा फ्रेम में डेटा आ गया तो बेसिकली इस तरह से कुछ रहेगा, जैसे हमें पता है इंडेक्स नंबर 0 और A 50, फिर इंडेक्स नंबर 1 B 45 एंड इंडेक्स नंबर 2 C, और सपोज मान लो ये 35, ठीक है। और मान लो इस टेबल में इन फील्ड्स का नाम था, सपोज ये था नेम और ये था पॉइंट्स, तो यहां ऊपर हेडिंग भी आ जाएंगी इधर की साइड में। सपोज मान लो ये है, इस पे हेडिंग आ गई नेम और इस पे आ गई पॉइंट्स, ठीक है। सो ये मान लो अब क्या हुआ कि भाई जो मैंने जो काम किया उससे क्या हुआ कि MySQL का जो डेटा था वो हमने उठा के किसमें डलवा दिया? वो हमने एक डेटा फ्रेम में डलवा दिया, ठीक है। नाउ दिस डेटा फ्रेम कंटेन्स द डेटा ऑफ टेबल T1। अब क्या होगा, अब जो भी कुछ मुझे वर्क करना है, जो भी मुझे मैनिपुलेशन करना है, वो सारा का सारा काम मैं इस डेटा फ्रेम पे मैं करूंगा। अब जैसे सपोज कहने का मतलब ये है कि कल को मुझे कुछ रिकॉर्ड ऐड करना है, तो मैं किस में ऐड करूंगा? मैं MySQL में नहीं ऐड करूंगा, मैं अपने इस डेटा फ्रेम में ऐड करूंगा। कल को मुझे इस में कुछ रिकॉर्ड अपडेट करना है तो मैं डेटा फ्रेम में अपडेट करूंगा। कल को मुझे कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो मैं डेटा फ्रेम में डिलीट करूंगा, ठीक है। कल को मुझे रिकॉर्ड को शो करना है तो मैं डेटा फ्रेम से रिकॉर्ड को शो करूंगा, ठीक है। अब जैसे होगा क्या, सपोज मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पर कि मुझे कुछ अपडेट करना था, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या होगा कि भैया डेटा सारा कहां पड़ा हुआ है हमारा? वो सारा का सारा पड़ा हुआ है डेटा MySQL के अंदर। अब हमने काम कैसे करना है? पहले हम MySQL के अंदर पड़े वो अपने उस डेटा को पहले उठा के डेटा फ्रेम में डालेंगे, फिर जो मैनिपुलेशन करनी है तुम यहां पे करो। अब जैसे मान लो मुझे क्या करना था, ये जो टीम नंबर C थी इसके पॉइंट्स मान लो मुझे 5 नंबर बढ़ाने हैं, ठीक है। सो अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं यहां अब टेबल में तो 35 है, यहां पे भी 35 है। पहले मैं क्या करूंगा, यहां से सपोज मान लो ये एंट्री 35 से हटा के पहले मैंने इस एंट्री को कितना कर दिया 40। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने इस डेटा फ्रेम को अपडेट कर दिया और बस सपोज और कुछ काम नहीं करना था। अब अपडेट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अपना इस डेटा फ्रेम का डेटा मैं वापस किस में रीराइट करवा दूंगा, अपने इस टेबल में रीराइट करवा दूंगा। तो अब यहां पे जब टेबल में रीराइट होगा तो क्या हो जाएगा, टेबल में रीराइट होने से अब ये जो 35 है ये हट जाएगा और इस 35 की जगह अब यहां पे किसकी एंट्री आ जाएगी, अब यहां पे 40 एंट्री आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप एक बेसिक चीज समझ गए कि हमने क्या करना है, एसक्यूएल से डेटा फ्रेम में डलवाना है और फिर जो भी काम करना है हमने डेटा फ्रेम के ऊपर करना है। और जब हमारा काम खत्म हो जाएगा, यानी कि डेटा फ्रेम के अंदर जो भी हमने काम करना था, नई एंट्रीज ऐड करनी थी, अपडेट करनी थी, रिमूव करनी थी, जो भी करना था कर लिया। और करने के बाद, काम खत्म करने के बाद फिर हम वो डेटा वापस एसक्यूएल में अपडेट कर देंगे सारा, ठीक है। वापस वो डेटा एसक्यूएल के अंदर वापस डलवा देंगे, जैसे कि अभी हमने यहां पे किया, ठीक है जी।
तो अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा बिटवीन पांडास एंड माइस्क्यूएल में क्या है, देखो इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो वी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द डेटाबेस एंड लोड टू द डेटा फ्रेम। जैसे मैंने भी बोला कि अब हमें रियल वर्ल्ड में क्या करना है, जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम उसको कैसे काम करना है, हमें ब्रिंग करना है अपने डेटा को डायरेक्टली, कहां से, डेटाबेस से, और उसको कहां पे ले जाके लोड करना है, लोड टू द डेटा फ्रेम। ठीक है, सो डेटाबेस से हमें डेटा अपना कहां पे लोड करना है, डेटा फ्रेम में, और इस काम को हम लोग कहते हैं इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। यानी कि अब डेटाबेस से मैं डेटा इंपोर्ट कर रहा हूं, मंगवा रहा हूं। तो डेटाबेस से डेटा मैंने किसमें मंगवाया, अपने पांडास के डेटा फ्रेम में मंगवाया। उसके बाद क्या किया, आफ्टर एनालिसिस, तो जब मेरे डेटा फ्रेम में डेटा आ जाए तो मुझे जो एनालिसिस करना है, जो काम करना है, जो भी वर्क करना है, वो वर्क करने के बाद वी विल बी रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा बैक टू द डेटाबेस, और फिर हमें वो डेटा वापस डेटाबेस में डलवाना है, और इस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं एक्सपोर्टिंग डेटा टू अ डेटाबेस। ठीक है, तो पहले डेटाबेस से डेटा डेटा फ्रेम में डलवाया, इसको हमने क्या बोला, इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। और जब हमने काम खत्म कर लिया डेटा फ्रेम में, तो डेटा फ्रेम के अंदर जो भी डेटा है वो वापस हमने डेटाबेस में डलवा दिया। दिस इज कॉल्ड एज द एक्सपोर्टिंग डेटा टू द डेटाबेस। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये समझ में आ गया कि भैया ठीक है, अब हम माइस्क्यूएल का डेटा पाइथन में डलवाएंगे, फिर काम करेंगे, और फिर वापस एसक्यूएल में डलवा देंगे। लेकिन अब ये काम होगा कैसे भाई, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी तो करनी पड़ेगी ना मुझे यहां पे। तो देखो, डेटा फ्रॉम डेटा फ्रेम कैन बी रीड फ्रॉम और रिटर्न टू द डेटा माइस्क्यूएल डेटाबेस। टू डू दिस अ कनेक्शन इज रिक्वायर्ड विद द माइस्क्यूएल डेटाबेस। ऑब्वियसली जब मैं माइस्क्यूएल का और पाइथन के बीच में डेटा का ये एक्सचेंज और कर रहा हूं, यहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा हूं, तो ऑब्वियस बात है उसके लिए मुझे माइस्क्यूएल का कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग माइस्क्यूएल कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो एक चीज हो गई हमारे पास माइस्क्यूएल कनेक्टर। दूसरा यहां पे क्या है, एक और इंपॉर्टेंट चीज आई है हमारे पास जिसका नाम है एसक्यूएल एल्केमी। अब ये जो एसक्यूएल एल्केमी है ये क्या है, ये असल में एक लाइब्रेरी है। ठीक है, एसक्यूएल एल्केमी क्या है, एक लाइब्रेरी है दैट इज यूज्ड टू इंटरैक्ट विद द माइस्क्यूएल डेटाबेस बाय प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल, जो बेसिकली माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनवाने के लिए इंटरैक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एसक्यूएल एल्केमी नाम की लाइब्रेरी है, इसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, सीधा सा इसका कमांड है भैया पिप इंस्टॉल और फिर एसक्यूएल एल्केमी। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपके सिस्टम के अंदर ये एसक्यूएल एल्केमी नाम का जो पैकेज है, ये लाइब्रेरी है, ये इंस्टॉल हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है, वंस इट इज इंस्टॉल्ड, एसक्यूएल एल्केमी प्रोवाइड्स अ फंक्शन दैट इज नोन एज द क्रिएट इंजन। एसक्यूएल एल्केमी नाम की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है क्रिएट इंजन। फिर हम इस फंक्शन को यूज कर सकेंगे। जैसे अब मैथ नाम की मॉड्यूल को यूज कर इंपोर्ट करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, मैथ के अंदर के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे हम इस्तेमाल कर पाते हैं ना। जैसे हम लोग पांडास के मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, तो पांडास को इंपोर्ट करने के बाद क्या होता है, फिर हम डेटा फ्रेम सीरीज को बना सकते हैं और उनके जितने भी फंक्शन है वो सारे यूज कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से एसक्यूएल एल्केमी के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम क्या है, क्रिएट इंजन। तो हम इस क्रिएट इंजन नाम के फंक्शन को यूज कर सकते हैं, और ये क्रिएट इंजन हमारा कनेक्शन बनाने में मदद करेगा। ठीक है जी। अच्छा, ये जो क्रिएट इंजन नाम का जो फंक्शन है, इसको कुछ चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती है। दैट इज पहली चीज ड्राइवर, फिर यूजर नेम कोलन पासवर्ड @ होस्ट, फिर पोर्ट, फिर नेम ऑफ द डेटाबेस, और इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स लिखना होता है। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं जो इसको बनानी है वो सब अभी मैं कोडिंग जब बताऊंगा तो उसमें हम लोग करेंगे इस काम को सारा। अब चलिए आगे आते हैं अपना। अब मैंने ना एक एग्जाम्पल लिया है, सपोज मान लो एक स्टोर का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, एक दुकान है उसका एग्जाम्पल लिया है। तो देखो, सबसे पहला काम आपको ये करना था कि आपको ये सोचना है कि भाई जब आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट का डेटा जो माइस्क्यूएल के अंदर स्टोर होगा तो वो कौन कौन से टेबल्स बनेंगे उसको स्टोर करने के लिए। तो जैसे मैंने अब यहाँ पे क्या किया, देखो मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस बनाया और उस डेटाबेस का नाम रखा शिपिंग। ठीक है, आप देख सकते हो क्रिएट डेटाबेस, सॉरी शॉपिंग। ठीक है, तो शॉपिंग नाम से डेटाबेस बना दिया मैंने।
अच्छा, इस डेटाबेस के अंदर पहला मैंने एक टेबल बनाया जिसका नाम मैंने रखा है आइटम। ठीक है, देखो क्रिएट टेबल आइटम, और इस आइटम के अंदर मैंने आई कोड यानी आइटम का कोड, आइटम का नेम, प्राइस एंड स्टॉक, ये 4 फील्ड्स इस टेबल के अंदर लिए हैं। तो ठीक है, तो एक टेबल बन गया मेरे पास आइटम, उसके अंदर ये 4 फील्ड्स आ जाएंगी। अच्छा, अब यानी कि शॉप के अंदर जितना भी सामान मिल रहा है उस सब की इंफॉर्मेशन मैं इस आइटम वाले टेबल के अंदर डाल दूंगा। भाई शॉप के अंदर मान लो 5 वैरायटी के सामान है, 10 वैरायटी के सामान है, 20, 25, 100, 150 जितने भी हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन इस टेबल के अंदर हम डाल देंगे। चलिए, अब वो इंफॉर्मेशन इस टेबल के अंदर डाल देंगे। नेक्स्ट, अब मैंने एक टेबल बनाया यहां पे बिल के नाम से। ठीक है, और आप देख रहे हो एक बिल का नाम से टेबल बना हुआ है और एक नेट के नाम से टेबल बना हुआ है। ठीक है, अब तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, जब कभी भी बिल बनता है तो बिल के अंदर तुमने देखा होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिसकी बिल के अंदर एक एक बार ही एंट्री होती है, और कुछ चीजें बिल के अंदर ऐसी भी होती हैं जिसकी मल्टीपल टाइम्स एंट्री होती है। ठीक है, अब जैसे क्या मतलब, मैं तुम्हें समझा देता हूं यहां पे। अब देखो इधर, ये तो हम लोगों ने समझ लिया है कि इससे क्या है। ठीक है, सो इसको भी हटा देता हूं मैं यहां पे। अब मैं यहां पे एक सैंपल सा बिल बना रहा हूं। ठीक है, कभी तुमने देखा होगा कि जैसे मान लो अगर कोई बंदा एक बिल बना के देता है आपको, तो वो कैसे कैसे बिल होगा उसमें। देखो, सबसे पहले तो उसके में होगा बिल नंबर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हो सकता है जैसे बिल नंबर हो गया, और उसके बाद डेट क्या है आज की, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद वो कौन सा आइटम आपको बेच रहा है। ठीक है, जो जो आइटम उससे आप खरीद रहे हैं उस आइटम का, जैसे सपोज मान लो उस आइटम का कोड नंबर क्या है। ठीक है, उस आइटम का सपोज मान लीजिए नाम क्या है, उस आइटम का प्राइस क्या है। ठीक है, अच्छा, वो कितनी क्वांटिटी आपसे लेके जा रहा है। ठीक है, और उसका उस पर्टिकुलर क्वांटिटी आइटम का कितना अमाउंट बना। ठीक है, सो ये हो गया। अब सपोज फॉर एग्जांपल जैसे 10245 इज वन ऑफ द आइटम कोड, और मान लीजिए आइटम का नाम हम ले लेते हैं बैग है। ठीक है, एंड सपोज द प्राइस ऑफ दैट बैग इज अराउंड 1200 रुपए का बैग है, और अगला बंदा हमारे से एक बैग लेके जा रहा है, सो उसका अमाउंट कितना बना, 1200 रुपए। अच्छा, सपोज उसने हमसे कुछ और भी सामान लिया, सपोज मान लो एक और आइटम लिया 14452 उसका आइटम कोड है, और मान लो वो बैग जो बेसिकली आइटम है वो सपोज मान लो हम कहते हैं एक लिपस्टिक है। ठीक है, ये लिपस्टिक हमारी 550 रुपए की है, और जो कस्टमर है उसने दो लिपस्टिक ली हमसे। ठीक है, सो ऑब्वियसली उसने 1100 रुपए का सामान ले लिया हमसे। ठीक है, अच्छा, बस उसने इतना सामान लेना था। तो ये जब आ जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे टोटल बिल लिखेंगे कि भाई टोटल कितना बना इसका, तो हमारा ये बन रहा है, हमारा 2300 रुपए बन रहा है। ठीक है, सो दिस इज द टोटल बिल। अच्छा, अब सपोज मान लो कंपनी जो है अपनी तरफ से कुछ डिस्काउंट भी दे रही है। ठीक है, जो भी आपका बिल बना उस बिल का मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे 10% जो है डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली 2300 का 10% हो गया हमारा 230 रुपीज, दिस इज द डिस्काउंट अमाउंट। और जो नेट बिल बनेगा बंदे का वो क्या बनेगा, इस डिस्काउंट अमाउंट को माइनस करके बनेगा। ठीक है, तो सिंपल सा अब हमें क्या करना है, ये 2300 में से हमें 230 रुपए माइनस करने हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा 2070। ठीक है, 2070 रुपए हो गए। सो अब इस बिल में आप एक चीज नोटिस करें, जैसे मान लो बिल मैंने दे दिया, बिल नंबर 1 है, और सपोज डेट जो है मान लो मैं लिख देता हूं 12 जनवरी 2021 सपोज। अच्छा, अब इस बिल के अंदर खास बात आप एक चीज देखेंगे कि इस बिल के अंदर अगर आप तुम देखो तो बिल नंबर एक ही बार एंटर हो रहा है, डेट भी एक बार एंटर हो रही है, टोटल बिल, डिस्काउंट और नेट बिल ये भी एक बार एंटर हो रहे हैं। लेकिन यहां पे देखो आइटम कोड, आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट, ये वैल्यूज यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 बार एंटर हो रही हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कस्टमर एक सामान थोड़ी ना खरीदेगा भैया, वो मल्टीपल सामान खरीदेगा। ठीक है, तो भैया यानी कि जब हम जो आइटम्स वो जो खरीद रहा है तो ऑब्वियसली मल्टीपल एंट्रीज होंगी यहां पे। लेकिन ये जो बिल नंबर, अब बिल नंबर तो चाहे भाई सेम ही रहेगा ना इसके लिए पूरा पूरा। तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर हमने क्या करा है, एक टेबल बनाया
जिस टेबल के अंदर हमने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया है पहले बिल नंबर, ठीक है, क्योंकि भाई जो भी एंट्री है वो बिल नंबर उसमें मेंटेन होना जरूरी है। उसमें एक आइटम कोड ले लिया, ठीक है, फिर आइटम का नाम स्टोर करने का ले लिया हमने, प्राइस ले लिया, और सपोज मान लो क्वांटिटी ले ली और अमाउंट ले लिया। तो मैंने, आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया और उस टेबल के अंदर मैंने वो सारी चीजें ले ली जो मुझे दिख रहा था बार बार रिपीट हो रही हैं। बट हाँ, मैंने बिल नंबर जरूर लिया, बिल नंबर भले ही एक बार नहीं, लेकिन मैंने बिल नंबर यहाँ पे ले लिया। क्यों? क्योंकि भैया बिल नंबर नहीं होगा तो फिर कल को मैं मैच कैसे करूंगा, क्योंकि बिल नंबर की रिक्वायरमेंट तो जरूरत होगी ना मुझको यहाँ पे। तो चलिए ये हो गया। इसके बाद अगर तुम यहां देखो तो मैंने, अब मुझे कुछ ऐसी चीजों को भी मैनेज करना है जो एक बार एंटर हो रही है। तो खैर मैंने उस एक और टेबल बनाया जिसमें बिल नंबर भी लिखा, ठीक है, जिसमें मैंने यहां पे बंदे का टोटल बिल भी लिखा, उसके बाद उसका डिस्काउंट कितना हो रहा है वो भी लिखा, उसका फाइनल अमाउंट कितना बन रहा है वो भी लिखा मैंने, ठीक है। और सपोज मान लो उसकी डेट, मतलब मान लो हमने क्या बोला, मंथ कितना है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है और क्या डेट है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने ली। तो बेसिकली अब ये जो बिल है, इस बिल की इंफॉर्मेशन मैं दो डिफरेंट टेबल्स के अंदर स्टोर करूंगा। ये पूरा जो बिल बना मेरा, इस बिल की इंफॉर्मेशन मैं दो डिफरेंट टेबल के अंदर स्टोर करूंगा। दो क्यों लिए? क्योंकि एक टेबल है जो बेसिकली वो इंफॉर्मेशन मैनेज करेगा जो उस बिल में बार बार रिपीट हो रही है, जैसे डिफरेंट आइटम्स है तो डिफरेंट आइटम्स के कोड, नेम, ये सब। और एक होगा जो बिल के अंदर जो चीजें एक ही बार अपेयर हो रही हैं उनकी इंफॉर्मेशन रखने के लिए, ठीक है। सो ये पॉइंट ऑफ व्यू सोचकर मैंने यहां पे दो टेबल्स बनाए, एक बिल और एक नेट। तो देख रहे हो बिल के अंदर बिल नंबर, आइटम कोड, आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट है, और जो हमारा नेट है उसके अंदर बिल नंबर, टोटल, डिस्काउंट, फाइनल अमाउंट, मंथ, ईयर और डेट, सारी इंफॉर्मेशन दी, ठीक है।